नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद आयुष में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं जयवीर आप सभी दोस्तों के बीच में एसएसटी की क्लास लेकर के आया हूं। जो मैंने थ्योरी की क्लास स्टार्ट की थी उसी को मैं कंटिन्यू करता हूं। आज जो चैप्टर है वो पहला ही चल रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के मैंने 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप पिछली क्लास जाकर के 2 क्लासें हुई थ्योरी की, वो जाकर के आप देख सकते हैं दोस्तों। और आज जो मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ वो 2 महान व्यक्तियों पर टिप्पणी करनी है आप लोगों को, और मैं बताऊंगा कि ये कौन 2 लोग थे। एक तो जिसका नाम है जोसेफ मेज़नी। ये कौन था, इसका इतिहास में इसे क्यों पढ़ा जाता है, इसका क्या रोल है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरे व्यक्ति का नाम है काउंट कैमिलो दा काबुर। ये व्यक्ति कौन था, इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वक्त गूंगा नहीं है, वक्त गूंगा नहीं है, बस मौन है। वक्त गूंगा नहीं है, बस मौन है। वक्त आने पर बताया जाएगा कि वक्त किसका मौन है। आइए दोस्तों, देखो जोसेफ मेज़नी जो था उसका अहम भूमिका किस क्षेत्र में रही, तो आप लोगों को बता दें कि इटली देश जो है वो जोसेफ मेज़नी के द्वारा ही एकीकरण किया गया था। इसका जो जन्म होता है वो होता है 1807 ईस्वी में, 1807 ईस्वी में जोसेफ मेज़नी का जन्म कब होता है, 1807 ईस्वी। ये कहाँ होता है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में इसका जन्म होता है। और ये जैसे जैसे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में इसने एक संगठन का निर्माण किया। उस संगठन को कहा जाता है यंग इटली। एक संगठन बनाया। ये संगठन कब बनाया, 1830 ईस्वी में, यंग इटली। इस संगठन को बनाया, यंग इटली को ये संगठन बनाया। और इस संगठन का काम क्या था कि नए नए नाविकों को अपने संगठन में, अपने संस्था में जोड़ना, अपने साथ मिलाना। इनका एक बहुत प्यारा सा कथन है कि इसका जो कथन बड़ा ही फेमस हुआ कि यदि किसी भी राष्ट्र में, राष्ट्र में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथ में दे दी जाए दोस्त। इनका मानना था कि अगर देश में बदलाव करना है या देश में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व किसे दे दिया जाए, यानी कि नौजवान लड़कों के हाथ में बागडोर दे दी जाए। क्योंकि उस समय जोसेफ मेज़नी भी एक नौजवान लड़का ही था और अपनी योग्यता के बल पर इसने बहुत सारी अचीवमेंट प्राप्त कर रखी थी इसने। तो ये इसका कथन। इसने 1833 में 30 में देखो यंग इटली का एक संगठन बनाया, नए नए लड़कों को शामिल किया। उसके बाद में यूरोप यंग इटली का भी यूरोप यंग इटली
का एक संगठन बनाया। एक तो ये संगठन बना दिया और एक यूरोप यंग इटली का भी संगठन इसने बना दिया। अब बात आती है कि इसका क्या रोल रहा इतिहास में, इसे क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि इटली का एकीकरण करने में इसकी अहम भूमिका थी। इटली का एकीकरण करने में इसकी अहम भूमिका थी। दोस्तों, इटली के एकीकरण में इसका क्या था? अहम रोल था। ये तो 2-3 चीजें याद रखना कि जोसेफ मेज़नी कहाँ का था? तो इटली का था। इटली में इसने क्या किया? इटली में इसने इटली के जो छोटे छोटे प्रांतों में विभक्त था, इसको इकट्ठा किया। उसके बाद में इसने क्या किया? यंग इटली का भी निर्माण किया, यानी कि एक नया संगठन बनाया। यंग इटली उसका नाम रखा गया संगठन का। नए नए लड़कों को शामिल किया अपने संगठन में। और उसके बाद में उसने एक बहुत खूबसूरत बात बोली, कथन कहा उसने कि अगर कोई भी राष्ट्र में क्रांति लानी है, बहुत ज़्यादा बदलाव करना है, बड़ा बदलाव करना है, तो बागडोर किसके हाथ में होनी चाहिए? नवयुवकों के हाथ में होनी चाहिए। और 1833 में यूरोप में यंग इटली का भी निर्माण एक संगठन करता है और इटली का एकीकरण में इसकी अहम भूमिका होती है। दोस्तों, अगला जो हमने दिया है, किसकी चर्चा करनी है? काउंट कैमिलो द कावूर। ये कौन व्यक्ति था? ये भी देखो, जो व्यक्ति था वो इटली से ही संबंधित है। काउंट कैमिलो द कावूर। ये क्या था? इसने जो है अपनी योग्यता के आधार पर पीटमान के देश का प्रधानमंत्री बन गया था। यह अपनी योग्यता के आधार पर पीटमान का प्रधानमंत्री बन गया। ये पीटमान का क्या बन गया? प्रधानमंत्री बन गया। इसने इटली के प्रदेशों को क्या किया? एकीकृत करने में इसने इटली के एकीकरण करने वाले विभिन्न आंदोलनों का नेतृत्व किया। इसने इटली में जितने भी आंदोलन, इटली के एकीकरण करने के लिए जितने भी आंदोलन चलाए गए, उन सभी आंदोलनों का क्या किया था? इसने नेतृत्व किया था, लीड रोल निभाया था इसने। उसके बाद में एक चीज के अंदर और थी कि ये इतावली भाषा, यानी कि इटली भाषा तो अच्छी बोलता ही था, उससे भी बेहतरीन भाषा ये कौन सी बोलता था? फ्रांसीसी बोलता था। और ये फ्रांसीसी सुनने वाले, समझने वाले वहाँ ज़्यादा लोग थे, तो इसका जो भाषण या जो भी ये बोलता था तो लोगों पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था। तो ये क्या था? ये फ्रांसीसी भाषा बहुत अच्छी बोलता था। यह फ्रांसीसी भाषा बहुत अच्छी बोलता था। भाई, अगर आप किसी भी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, जब तक आप अपनी बात को किसी से बोलेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, वो समझ नहीं पाएगा, तब तक कैसे वो समझ पाएगा कि क्या ये चाहता है, क्या क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। तो ये फ्रांसीसी भाषा बढ़िया बोलता था और लोगों को फ्रांसीसी ज़्यादा पसंद आती थी, समझते थे लोग। उसके साथ साथ में इसने क्या किया? और इसने एक और काम किया कि इटली की जितनी भी समस्याएं थी, इटली की जो समस्याएं थी, जो वहाँ की जनमानस की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को इसने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दी। यानी सभी लोग बड़ी समस्या बना दी, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं बना दी। सभी लोग इटली के बारे में जान लगे कि इटली के साथ में बड़ा ही अन्याय किया जा रहा है। तो इसने लिख लेते हैं
इसने इटली की समस्या को अंतरराष्ट्रीय समस्या बनाया। अंतरराष्ट्रीय समस्या बनाया। और जब अंतरराष्ट्रीय समस्या बन गई तो फिर क्या किया गया, इसने लोग सभी देशों की नज़र इटली पर आने लगी कि हाँ भाई ये समस्या क्यों हो रही है, इसे क्यों सॉल्व नहीं किया जा रहा है। उसके साथ साथ इसने एक और काम किया कि इसने जो मेन काम किया था वो इटली की जो स्थापना हुई, क्योंकि एकीकरण में इसका भी बहुत अहम रोल था, क्योंकि सभी एकीकरण में आंदोलनों में इसने अहम भूमिका निभाई। तो इसने क्या किया था कि 1860 ईस्वी में इटली की स्थापना की। इसने 1860 ईस्वी में इटली की स्थापना की। 1860 में इसने इटली की स्थापना की। तो मैंने आज जो दो क्वेश्चनों को डिस्कस किया उसमें से थे जोसेफ मेज़नी, जिसका भी संबंध इटली से ही है और इटली का एकीकरण करने में इसका भी अहम रोल था। ठीक, यंग इटली का निर्माण किया। उसके बाद काउंट कैमिलो द काबूल, ये भी इटली से संबंधित था और इसने भी इटली को एकीकरण में और इटली को एक नया राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें, अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप ज़रूर ही इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू। Thanks for watching.